नमस्कार। आज हम बिहार के भूगोल की एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो शायद कई लोगों के लिए थोड़ी अनजानी हो। जब भी हम बिहार का नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने क्या आता है? गंगा के किनारे फैले हुए विशाल सपाट मैदान। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं जिनमें बीपीएससी की तैयारी की सामग्री और कुछ भौगोलिक विश्लेषण शामिल हैं, वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि बिहार सिर्फ मैदान नहीं है, मतलब उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि हम उन तथ्यों के पीछे छिपे क्यों और तो क्या को समझने की कोशिश करेंगे। हम अपनी पड़ताल नेपाल की सीमा से शुरू करेंगे, फिर गंगा के विशाल मैदान को पार करेंगे और अंत में झारखंड की सीमा पर बिहार की सबसे पुरानी चट्टानों को छुएंगे। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी जगह की जमीनी बनावट ही एक तरह से वहां के लोगों की किस्मत लिखती है। किस्मत? जी। किस तरह से? मतलब कि वो क्या उगाएंगे, कैसे रहेंगे और किन चुनौतियों का सामना करेंगे। अच्छा, तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं बिहार के सबसे उत्तरी छोर से। ज्यादातर लोग ये जानकर शायद हैरान हो जाते हैं कि बिहार में हिमालय का एक छोटा सा टुकड़ा भी है। हाँ, ये सच है। ये राज्य का इकलौता पहाड़ी इलाका है। भले ही ये बिहार के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 1% हो, लेकिन इसकी अपनी एक अलग कहानी है। और ये कहानी भूवैज्ञानिक तौर पर बहुत नई है। नहीं। हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब धरती पर डायनासोर का राज खत्म हो चुका था और बड़े-बड़े स्तनपायी जानवर घूम रहे थे, उस दौर में जब हिमालय ऊपर उठ रहा था, तब ये चट्टानें बनी थीं। इसलिए हम इन्हें भूवैज्ञानिक तौर पर बच्चा या नवीन कहते हैं, खासकर दक्षिण के पठार की अरबों साल पुरानी चट्टानों की तुलना में। अच्छा, और ये इलाका है कहाँ पर? ये इलाका आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण जिले में, और इसे हम शिवालिक श्रेणी का हिस्सा मानते हैं। वाह, तो बिहार का अपना रूफ ऑफ द स्टेट भी है, भले ही वो बहुत ऊंचा ना हो। अब मैंने पढ़ा है कि इस छोटे से पहाड़ी इलाके को भी समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ की जमीन कहाँ ऊंची है और कहाँ नीची, इस हिसाब से इसे 3 भागों में देखा जाता है। हम्म। सबसे उत्तर में जो नेपाल से सटी हुई है, वो है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी। जी। इसकी लंबाई करीब 75 किलोमीटर है और इसी पर 874 मीटर की ऊंचाई पर सोमेश्वर किला है। तो यही बिहार की सबसे ऊंची जगह हुई। बिल्कुल, यही बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। और सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में पहाड़ियों की एक और श्रृंखला है जो शायद उतनी ऊंची नहीं है। सही, उसे रामनगर दून कहते हैं। ये छोटी छोटी पहाड़ियों का एक क्रम है जो ज्यादा से ज्यादा 240 मीटर तक ऊंची हैं। अब जो बात इसे दिलचस्प बनाती है, वो इन दोनों के बीच का इलाका है। तो एक तरफ हमारे पास सोमेश्वर श्रेणी है और दूसरी तरफ रामनगर दून। इन दोनों पहाड़ियों के बीच का इलाका कैसा है? क्या वो भी पहाड़ी है या कुछ और? यही तो खास बात है। इन दोनों पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच एक घाटी है जिसे हरा घाटी या दून घाटी कहते हैं। हरहा घाटी। हाँ, हरहा नदी इसी घाटी से होकर बहती है, इसीलिए इसे हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। ये घाटियां और दर्रे, जैसे सोमेश्वर दर्रा या भिखनाठोरी दर्रा, ये सिर्फ भौगोलिक संरचनाएं नहीं हैं। तो फिर क्या है? ये सदियों से भारत और नेपाल के बीच व्यापार और संस्कृति के रास्ते रहे हैं। तो उत्तर की इन नई नवेली पहाड़ियों से उतरकर अब हम उस विशाल मैदान में कदम रखते हैं जिसे गंगा और उसकी सहायक नदियों ने लाखों सालों की मेहनत से बनाया है। हाँ, और ये इतना विशाल है कि बिहार का लगभग 96% हिस्सा यही मैदान है। 96%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब करीब 90,650 वर्ग किलोमीटर का इलाका। जी, ये बिहार का दिल है एक तरह से। और इस दिल को गंगा नदी एक धमनी की तरह ठीक बीच से 2 हिस्सों में बांटती है। बिल्कुल, इससे बनते हैं उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। और ये सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा नहीं है, मतलब? ये 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं। इनकी मिट्टी, ढलान, नदियां और यहाँ तक कि कृषि की किस्मत भी अलग-अलग है। चलिए, तो पहले गंगा के उत्तर चलते हैं, जिसे हम मिथिला क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। हाँ, ये इलाका अपनी उपजाऊ जमीन के लिए जितना मशहूर है, उतना ही हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ के लिए बदनाम भी है। और इन दोनों बातों का कारण एक ही है। वो क्या? हिमालय से उतरती हुई नदियां, घाघरा, गंडक, बागमती और खासकर कोसी। जब ये नदियां पहाड़ों से उतरती हैं, तो अपने साथ भारी मात्रा में बारीक और नई मिट्टी लाती हैं, जिसे खादर कहते हैं। खादर? जी, ये मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है कि इसे प्रकृति का वरदान कहा जा सकता है। लेकिन यही नदियां तो बाढ़ भी लाती हैं।
बिल्कुल, यही नदियां अपने साथ अथाह पानी भी लाती हैं, जो इस इलाके के लिए अभिशाप बन जाता है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि उत्तर बिहार में किसानों को कम उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है? क्या ये उनकी खेती की लागत को सीधे तौर पर प्रभावित करता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। जी हाँ, इसका सीधा असर पड़ता है। खादर मिट्टी में पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं, इसलिए यहाँ के किसानों को खाद पर अपेक्षाकृत कम खर्च करना पड़ता है। तो ये जमीन धान और जूट की खेती के लिए बहुत अच्छी होगी। स्वर्ग है। हम्म। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। यहाँ की ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, जिससे पानी तेजी से फैलता है, और कोसी जैसी नदियां तो अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। इससे यहाँ चौर यानी गोखर झीलें बन जाती हैं। चौर, ये क्या होता है? ये वो निचले इलाके हैं जहाँ सालों भर पानी जमा रहता है। तो एक तरफ वरदान और दूसरी तरफ अभिशाप। अब अगर हम गंगा पार करके दक्षिण की ओर चलें, मतलब मगध के मैदान में, तो वहां की तस्वीर इससे कैसे अलग है? जैसे ही आप गंगा पार करते हैं, भूगोल पूरी तरह बदल जाता है। कैसे? पहली बात, यहाँ की नदियां जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु, ये हिमालय से नहीं आती। अच्छा, तो कहाँ से आती हैं? ये दक्षिण के छोटा नागपुर पठार से आती हैं। इनमें पानी और गाद दोनों ही उत्तरी नदियों के तुलना में बहुत कम होता है। तो यहाँ की मिट्टी अलग होगी? बिल्कुल। इसलिए इन्होंने यहाँ जो मिट्टी बिछाई है, वो बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर। तो यहाँ की खेती भी अलग होगी? मतलब अगर मिट्टी पुरानी और कम उपजाऊ है, तो किसानों के लिए चुनौतियां भी अलग होंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मिट्टी का ये फर्क सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि दक्षिण बिहार के किसान को उत्तर बिहार के किसान की तुलना में सिंचाई और उर्वरकों पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। बांगर मिट्टी पानी को कम सोखती है, इसलिए यहाँ मक्का, अरहर और चने जैसी कम पानी वाली फसलें ज्यादा होती हैं। जबकि उत्तर की खादर मिट्टी धान और जूट के लिए आदर्श है। ये तो एक ही राज्य में दो अलग-अलग कृषि अर्थव्यवस्थाएं बनाता है। बिल्कुल। मैंने दक्षिण बिहार के मैदान में ताल क्षेत्रों के बारे में भी काफी कुछ पढ़ा है। ये एक बहुत ही अनोखी भौगोलिक संरचना लगती है। ये असल में है क्या? कल्पना कीजिए, गंगा के ठीक दक्षिण में एक विशाल कटोरी जैसी जमीन है, जो मीलों तक फैली है। अच्छा। मानसून में जब गंगा और दूसरी नदियां उफान पर होती हैं, तो ये पूरी कटोरी पानी से लबालब भर जाती है और एक अस्थायी झील बन जाती है। ओह। मोकामा टाल इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। फिर जब पानी उतरता है, तो ये अपने पीछे जो उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाता है, वो खेती के लिए बहुत अच्छी होगी। वो दालों, खासकर मसूर और चने की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं। मैंने तो सुना है कि मोकामा टाल की दाल का स्वाद ही अलग होता है। शायद इसकी वजह यही खास भौगोलिक स्थिति है। हो सकता है। ये जानना कितना दिलचस्प है। एक और बात, क्या ये दक्षिणी मैदान पूरी तरह समतल है या यहाँ भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है? नहीं, ये पूरी तरह समतल नहीं है। जब आप गया, राजगीर या खड़गपुर के पास जाते हैं, तो अचानक मैदान के बीच से कुछ पहाड़ियां सिर उठाए खड़ी दिखती हैं। अच्छा। ये असल में दक्षिण के पठार का ही विस्तार है, जो मैदान में दूर तक घुसाई हैं। तो एक तरह से समतल मैदान के समुद्र में प्राचीन चट्टानों के द्वीप जैसी हैं ये। बहुत अच्छी उपमा है, बिल्कुल वैसे ही है। तो हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव यही प्राचीन चट्टानों का इलाका है। मैदानों को पार करके हम बिहार के दक्षिणी किनारे पर पहुंच गए हैं, जो झारखंड से सटा हुआ है। जी। ये बिहार का सबसे पुराना हिस्सा है। हाँ, और सबसे मजबूत भी। यहाँ बिहार की सबसे पुरानी यानी दादा परदादा चट्टानें मिलती हैं। हाँ हाँ, दादा परदादा चट्टानें। जी। इन्हें हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये हाँ। तब बनी थी जब पृथ्वी पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था। इतनी पुरानी? हाँ, ये ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी मजबूत चट्टानें हैं, जो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका जिलों में मिलती हैं। हाँ। खड़गपुर की पहाड़ियां इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और दूसरा हिस्सा, क्या वो भी इतना ही पुराना है? दूसरे से है विंध्य क्रम की चट्टानें। ये धारवाड़ के बाद बनी, लेकिन फिर भी करोड़ों साल पुरानी है। ये मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास जिलों में पाई जाती हैं। और इन चट्टानों की क्या खासियत है? इन चट्टानों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भरपूर मात्रा में मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के ज्यादातर खनिज संसाधन इसी दक्षिणी पठारी हिस्से में छिपे हुए हैं। और चूना पत्थर का मतलब है सीमेंट उद्योग। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। यही कारण है कि रोहतास के डालमिया नगर जैसे इलाके सीमेंट उद्योग के केंद्र बने। क्वार्ट्जाइट, अभ्रक और बॉक्साइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी इसी पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
तो इनका औद्योगिक स्तर पर उतना दोहन क्यों नहीं हो पाया है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि इनका उतना दोहन नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। गया की प्रसिद्ध प्रेतशिला और रामशिला पहाड़ियां भी इसी प्राचीन पठारी क्षेत्र का हिस्सा हैं। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या निकलता है? हमने उत्तर में बच्चा, पहाड़ों से शुरुआत की, फिर 2 अलग-अलग तरह के विशाल मैदानों को पार किया और अंत में दादा परदादा चट्टानों पर आकर अपनी यात्रा पूरी की। ये तो एक ही राज्य के भीतर 3 अलग-अलग देश घूमने जैसा है। बिल्कुल। इसका सार ये है कि बिहार एक भौगोलिक इकाई होते हुए भी अंदर से कितना विविध है। हर क्षेत्र का अपना चरित्र है, अपनी ताकत है और अपनी चुनौतियां हैं। जैसे उत्तर की तराई का इलाका। हाँ, वो पारिस्थितिकी और नेपाल से संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। बीच का विशाल उपजाऊ मैदान बिहार की कृषि, अर्थव्यवस्था और घनी आबादी की रीढ़ है। और दक्षिण का खनिज समृद्ध पठार औद्योगिक विकास की वो संभावनाएं रखता है जो अभी तक पूरी तरह साकार नहीं हुई हैं। तो यह भौगोलिक विभाजन सिर्फ किताबों या परीक्षाओं के लिए नहीं है, बल्कि बिहार की नीतियों और भविष्य की योजनाओं के लिए एक रोड मैप की तरह है। निश्चित रूप से, अगर हमें बिहार के हर इलाके का सही और टिकाऊ विकास करना है, तो इस जमीनी हकीकत को समझना ही होगा। आप उत्तर बिहार के लिए वही नीति नहीं बना सकते जो दक्षिण के पठारी इलाके के लिए कारगर हो। सही बात है। उत्तर में बाढ़ प्रबंधन और जल निकासी पहली प्राथमिकता है, तो दक्षिण में खनन और उद्योग को बढ़ावा देना। बीच के मैदान में कृषि उत्पादकता कैसे बढ़े, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर फैसले की जड़ इसी भूगोल में है। इन सब बातों से एक सवाल मेरे मन में कौंध रहा है। जी पूछिए। हमने देखा कि बिहार के मैदानों का निर्माण आज भी नदियों द्वारा जारी है। वो हर साल नई मिट्टी ला रही हैं। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन का असर नदियों के बहाव और बारिश के पैटर्न पर भी पड़ रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम बिहार के भूगोल को बदलते हुए देख रहे हैं? जिन नदियों ने इन मैदानों को बनाया, क्या वही नदियां जलवायु परिवर्तन के कारण इसे एक नए तरीके से गढ़ रही हैं? और आने वाले 100 सालों में इस बदलाव का बिहार के इन 3 अलग-अलग प्राकृतिक प्रदेशों के भविष्य, खासकर यहाँ की कृषि और मानव बस्तियों पर क्या असर पड़ेगा?